टाइटल डालिए हैंडलिंग टेक्स्ट इन CSS। लास्ट लेक्चर में क्या हैंडल करा था? फॉन्ट, राइट। फॉन्ट का कलर कैसे बदलते हैं? तो ये काम फॉन्ट का नहीं है। कलर बदलना ये काम आपको आता है, लेकिन जिस CSS कैटेगरी में फॉल करता है उस टॉपिक का नाम है हैंडलिंग टेक्स्ट। मुझे अपने पैराग्राफ के सारे कैरेक्टर कैपिटल करने हैं, ये भी करेगा आपके लिए टेक्स्ट। मुझे अलाइनमेंट सेट करना है, ये भी करेगा आपके लिए टेक्स्ट। मुझे एंकर के नीचे से अंडरलाइन हटानी है, एंकर के नीचे अंडरलाइन आती है, मुझे हटानी है, नैव बार बनाने में काम आएगी, ये भी करेगा आपके लिए टेक्स्ट। मैं कोई शॉपिंग वेबसाइट बना रहा हूं, सेल चल रही है, सेल में मुझे बताना है 20,000 की चीज 2 दिनों के लिए 4,000 में अवेलेबल है, तो वो 20,000 पे क्रॉस आता है सेल में, वो क्रॉस करने के लिए भी आप यूज करेंगे टेक्स्ट। इतने सारे काम करती है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। लेकिन इन CSS we have several properties to deal with. In CSS we have several properties to deal with we have several properties to deal with text content, like color, alignment, decoration, etc. आगे लिखिए, द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर, सबके नाम लिखवा रहा हूं, द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर, नंबर 1 कलर, द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर, नंबर 1 कलर, नंबर 2 टेक्स्ट डैश अलाइन, प्रॉपर्टी का नाम है लोअर केस, नंबर 3 टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, नंबर 4 टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म, नंबर 5 टेक्स्ट डैश इंडेंट, नंबर 6 लाइन डैश हाइट, नंबर 6 लाइन डैश, नंबर 7 लेटर डैश स्पेसिंग, last but not the least word slash spacing. These are properties which deal with textual presentation: color, text align, text decoration, text transform, text indent, line height, letter spacing, word spacing. चलो, आप नाम से कितनों को पहचान रहे हो बताओ? कलर, सिंपल है, ये बताना कि हमें कलर ऑफ द टेक्स्ट क्या रखना है। बताने के तरीके सेम है, कलर का नाम दे दो, कलर की हेक्स वैल्यू दे दो, या यूज कर लो फंक्शन। दूसरा, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर या राइट। तीसरा, क्या करता होगा, वो जो लाइन की बात हो रही थी, एंकर के नीचे से अंडरलाइन हटाना है, या कोई सेल चल रही है तो आपको दिखाना है आज ये प्राइस नहीं है, प्राइस हैज बीन लोअर डाउन, तो वो करेंगे यूजिंग टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट आ रहा है, मैं चाहता हूं पूरा टेक्स्ट कैपिटल हो जाए, पूरा टेक्स्ट स्मॉल हो जाए, तो मैं यूज करूंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट का अंदर की तरफ आना। आप याद कीजिए, जब आप इंग्लिश में पैराग्राफ लिखते हैं तो कुछ गैप छोड़ते हैं फर्स्ट लाइन के फर्स्ट वर्ड के पहले, स्कूल के बेसिक्स में पढ़ा होगा, वो जो पहले वर्ड के पहले का गैप है वो कंट्रोल करता है इंडेंट। लाइन हाइट, 2 लाइन के बीच का वर्टिकल गैप, दिस इज लाइन हाइट। लेटर स्पेसिंग, 2 अल्फाबेट के बीच का गैप। वर्ड स्पेसिंग, 2 शब्दों के बीच का गैप। इतनी चीजें आप हैंडल करते हैं यूजिंग टेक्स्ट। डालिए पहला, कलर। सर लाइन हाइट है या हाइट है? लाइन हाइट है मतलब मैं समझा नहीं। हाइट, हाइट HEIGHT, HEIGHT। ओके सुदेश, क्लियर? चलें आगे।
चलिए, अब कलर तो आप पढ़ ही चुके हो कई बार, तो फटाफट इसको खत्म करते हैं। लिखिए, अलाउज अस टू सेट कलर ऑफ द टेक्स्ट, अलाउज अस टू सेट कलर ऑफ द टेक्स्ट, allows us to set color of the text. देखा? Possible ways are, वही 3 तरीके। पहला, यूजिंग कलर नेम, दूसरा यूजिंग कलर हेक्स वैल्यू, और तीसरा क्या था? वेरी गुड, तीसरा था यूजिंग CSS फंक्शंस। कितने फंक्शन बताए थे मैंने आपको? 2 बताए थे। एक आपको ढूंढ के लाने को कहा था, आज तक आप लाए नहीं। एक था RGB और दूसरा था RGBA। वेरी गुड, A फॉर अल्फा। अल्फा कंट्रोल्स ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी। जो कलर है वो कितना ट्रांसपेरेंट आएगा, वो कंट्रोल होगा A से। एग्जाम्पल करें? हो गया? कोड पे आते हैं, हटाऊं? तीनों लिख लिए? तो बताइए जरा, व्हाट इज दिस कोड ट्राइंग टू डू? ये कोड क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है H1 का कलर येलो कर दो और पैराग्राफ का कलर ग्रीन कर दो। कलर ग्रीन में हमने कलर का नाम लिया है और ऊपर हमने यूज करा है RGB फंक्शन। रन करेंगे तो क्या होगा? रन करेंगे तो ये आपके पेज पे जो हेडिंग है वो दिखेगी आपको येलो कलर में, जो पैराग्राफ है वो आपको दिखेगा ग्रीन में। कोई नई चीज आपके लिए नहीं है, उतार लीजिए फटाफट ये CSS पार्ट। और ये HTML पार्ट। हो गया? हो गया, डन। चले आगे, अगला लिखिए, टेक्स्ट डैश लाइन। आपको कितनी वैल्यूज पता है? 3। क्या क्या? लेफ्ट, सेंटर, राइट, होती 4 है। चौथी का नाम है जस्टिफाई। लिखिए, टेक्स्ट डैश अलाइन सेट्स द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, सेट्स द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। ये इसका फर्स्ट पॉइंट कर दीजिए, सेट्स द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज, देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज for text align and there are 4 possible values for text dash align। बोल्ड कर दीजिए text align को, T हट जाएगा। and they are left, right, center and justify। left, right,
सेंटर एंड जस्टिफाई, इनको भी बोल्ड कर दो। एनी गेसेस? लेफ्ट से क्या होगा? पूरा टेक्स्ट लेफ्ट एज पे अलाइन हो जाएगा। अलाइन मतलब समझते हैं क्या होता है? अलाइन मतलब हर लाइन का जो पहला लेटर है वो बिल्कुल वर्टिकली सेम अलाइनमेंट पे आएगा, इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइन। राइट में हर लाइन का आखिरी लेटर सेम अलाइन हो जाएगा। सेंटर पे हर लाइन का बीच का लेटर अलाइन हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट पे जगह बराबर छूटेगी। जस्टिफाई? चलो मैं हिंट देता हूं। न्यूज़पेपर पढ़ते हो? न्यूज़पेपर में कभी ध्यान दिया है फॉन्ट कैसा आता है? दो लाइनें हैं न्यूज़पेपर में, एक लाइन में 5 वर्ड है, एक में 3 वर्ड है। तो कभी देखा है वो जो 3 लाइनों 3 वर्ड वाली लाइन है वो थोड़ा बड़े बड़े हो जाते हैं, विड्थ ज्यादा हो जाती है, इतना कि बिल्कुल लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अलाइन दिखे। डायग्राम देखो, ऐसे शायद नहीं रिलेट कर पा रहे हो। नोटिस करिए यहां पर, क्या आप देख पा रहे हैं? लेफ्ट पे भी पूरा टेक्स्ट अलाइंड है, राइट पे भी पूरा टेक्स्ट अलाइंड है। दिस इज जस्टिफाई। तो अगर आपको लग रहा है तो अगर कुछ और होता तो ऐसा नहीं आता, नहीं ऐसा नहीं आता। अगर मैं कहता टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, तो आप देखिए पैराग्राफ में टेक्स्ट कैसा आ रहा है, सिर्फ लेफ्ट वाली एज अलाइंड आ रही है, राइट वाली अलाइन नहीं आ रही है। अगर मैं कहता टेक्स्ट अलाइन राइट, आई होप आप समझ रहे होंगे, सिर्फ राइट वाली एज अलाइंड आएगी, लेफ्ट वाली का अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। राइट? अगर मैं कहूंगा सेंटर, तो पूरा टेक्स्ट पैराग्राफ के सेंटर पे आने की कोशिश करेगा। लेफ्ट और राइट पे गैप, बोलो बोलो बोलो, लेफ्ट और राइट पे गैप बराबर छोड़ने का प्रयास होगा, जिसपे ना तो राइट अलाइंड हो रहा है और ना लेफ्ट हो रहा है। और अगर आपको लग रहा है गैप छोड़ा हुआ है, हाँ, इस बात को वेरीफाई करने के लिए पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर देने की कोशिश करिए। तो मैंने पैराग्राफ को कलर दिया लाइट ब्लू, सेव करा। अब आप चेक करिए, तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट और राइट पे बराबर गैप छोड़ा हुआ है। जिस लाइन के लेफ्ट पे जितना गैप है उसके राइट पे भी उतना ही गैप है। राइट? और अगर आपको लगता है अपन जस्टिफाई कर रहे थे तो क्या हो रहा था, तो इसको हम सीएसएस में न्यूज़पेपर फॉन्ट भी बोलते हैं। न्यूज़पेपर फॉन्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, तो इसको लाइट रहने देते हैं, इसको कर देते हैं जस्टिफाई। तो अगर आपको लग रहा हो कि आपको टेक्स्ट ऐसा चाहिए कि लेफ्ट और राइट दोनों पे टेक्स्ट अलाइन हो जाए, तो आप यूज करेंगे जस्टिफाई। दूसरी बात, एक और चीज मैंने करी है जो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, और वो है पैराग्राफ की विड्थ। अगर मैं विड्थ ना देता तो फिर जस्टिफाई का मतलब ही नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि पूरी लाइन ही कवर कर लेती पैरा को। तो विड्थ देकर मैंने क्या कहा ब्राउजर को कि पैराग्राफ 300 पिक्सल से ज्यादा मत रखना। तो जब 300 पिक्सल भर जाएंगे तो अपने आप न्यू लाइन आ जाएगी। एचटीएमएल में न्यू लाइन कैसे लाते हैं? बीआर से। मैंने तो बीआर नहीं दिया, फिर भी आप देख रहे होंगे ये पूरी लाइन एक रो में नहीं आ रही है। एज यू कैन सी एंड तक आ रहा है, क्वालिफाइड से शिफ्ट हो जा रहा है ऑन नेक्स्ट रो, क्योंकि एंड तक आते आते 300 पिक्सल पूरे हो चुके हैं। हम पढ़ेंगे विड्थ को डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे बॉक्स मॉडल, बट एज ऑफ नाउ विड्थ लेकर आप ये कर लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट कितनी विड्थ अपने आप में रखेगा। हाइट कितनी होती है एलिमेंट्स की? कंटेंट के अनुसार, लेकिन ब्लॉक होने के कारण विड्थ पूरी रो जितनी होती है। विड्थ बोलकर अपन उस विड्थ को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, लिख लिया चारों? जस्टिफाई के लिए लिख लीजिए, बाकी तो बताइए आपको। व्हाट इज जस्टिफाई? लिखिए, व्हाट इज जस्टिफाई, लिखिए द वैल्यू जस्टिफाई। व्हाट इज जस्टिफाई, लिखिए द वैल्यू जस्टिफाई makes our text, the value justify makes our text appear like newspaper text, makes our text appear like newspaper text। न्यूज़पेपर टेक्स्ट बोला है, न्यूज़पेपर फॉन्ट नहीं बोला है, फर्क है न्यूज़पेपर टेक्स्ट और न्यूज़पेपर फॉन्ट में। फॉन्ट का मतलब फॉन्ट का नाम, टेक्स्ट का मतलब अपीयरेंस। मेक्स आवर टेक्स्ट अपीयर लाइक न्यूज़पेपर टेक्स्ट, दैट इज it leaves equal margins, it leaves equal margins on left and right edges, that is it leaves equal margins on left and right edges, it leaves, it leaves it leaves
leaves, Leaves, equal margins on left and right of each row, of each row. हो गया? आधा एग्जाम्पल पे तो समझ तो आपने लिया है, उतार लीजिए फटाफट, हटाऊं? डन? आप लोग का हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हटाऊं? इतना भी लिख लेंगे आप तो विड्थ 300 का इफेक्ट दिख जाएगा। पोहा मतलब हो गया? डन? कंप्लीट? प्रशांत, मैं क्वेश्चन समझा नहीं आपका। पोहा मतलब प्रशांत आप बताएं। अच्छा, एचटीएमएल में जस्टिफाई करके कोई प्रॉपर्टी नहीं, नहीं एचटीएमएल में जस्टिफाई नहीं होता। एचटीएमएल में जैसा अलाइन करते हैं तो लेफ्ट राइट और सेंटर करते हैं, ठीक है? वहां ओके, वहां नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। यहां आप सिर्फ सीएसएस में कर सकते हैं, जो जस्टिफाई है ये आपको सीएसएस अलॉट करती है, ठीक है? प्रणाम वेदांत, थैंक यू वेरी मच दीक्षा, गॉड ब्लेस यू। चलिए बढ़िया, आगे ये तो हो गया, एग्जांपल हो गया। चलिए नेक्स्ट लीजिए, अगली प्रॉपर्टी टाइटल डालिए। आप लोगों ने उतार लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हो गया डन? कोड यही तो है। कोड कंप्लीट नहीं हुआ, उतारिए उतारिए, रुका हूं 2 मिनट, उतार लीजिए। पैराग्राफ में टेक्स्ट एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा, तब विड्थ का इफेक्ट और जस्टिफाई का पूरा इफेक्ट दिखेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा जस्टिफाई क्या कर रहा है, टेक्स्ट कम रखा तो। हो गया हो तो डालिए टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, अगली प्रॉपर्टी। हो गया हो तो अगली प्रॉपर्टी लीजिए, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन। क्या करती है? टेक्स्ट के नीचे ऊपर बीच में लाइन खींचने का काम करती है। लिखिए टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, प्रॉपर्टी नंबर 3 कितनी है? 7 पढ़नी है। अभी कितनी पढ़ी आपने? 3, 7 है, 8 है, 8 होगी शायद। दिस इज थर्ड वन, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन। दिस प्रॉपर्टी अलाउज अस टू सेट और रिमूव, या तो अप्लाई कर दो या हटा दो, सेट और रिमूव डेकोरेशन ऑन टेक्स्ट।
सेट और रिमूव डेकोरेशन ऑन टेक्स्ट। अब मैं इसकी वैल्यूज बोल रहा हूं, लिखते लिखते मतलब समझाइएगा। इट हैज 4 पॉसिबल वैल्यूज। पॉइंट नंबर 2 कर दीजिए, ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, इट हैज 4 पॉसिबल वैल्यूज which are, it has 4 possible values which are, पहली अंडरलाइन, ये क्या होता होगा, टेक्स्ट के नीचे लाइन लानी है तो अंडरलाइन। दूसरी ओवरलाइन, ये क्या है, सभी लाइन होती है, ये क्या कर देते हो आप, ये मैं कैसे समझूंगा क्या है, टेक्स्ट के ऊपर लाइन। कौन समझेगा ये, ओवरलाइन मतलब लाइन अबव द टेक्स्ट। तीसरा बीच में काटने के लिए मिडिल लाइन, स्ट्राइक थ्रू, बीच में काटने के लिए लाइन थ्रू, सॉरी नॉट स्ट्राइक थ्रू, लाइन थ्रू, लाइन थ्रू, लाइन डैश THROUGH, लाइन थ्रू। लास्ट नन, इसे क्या होता होगा, अगर लाइन आ रही है तो हट जाएगी। कौन सा टेक्स्ट है जिसपे लाइन आती है, एंकर, तो ये वाली वैल्यू ओनली फॉर एंकर है, एंकर के नीचे से अंडरलाइन हटाने का काम करेगी। एग्जाम्पल पे आते हैं, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, हो गया, हटाऊं, आप लोगों ने लिख लिया, डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड। एग्जाम्पल और आउटपुट आप बताएं। H1 का टेक्स्ट लाइन से कवर होगा, H2 का टेक्स्ट कटता हुआ दिखेगा लाइन से, H3 का टेक्स्ट के नीचे लाइन आएगी। सिंपल। तो मैं इसकी बात कर रहा था जो आपको सेल के दिनों पे दिखता है, दिस इज कॉल्ड लाइन थ्रू। ठीक, पहले इतना उतारिए, HTML इग्नोर कर दीजिएगा, वो आप लिख ही लोगे, इसलिए खाली CSS पे ध्यान दें। HTML वाला पार्ट हटा रहा हूं मैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी एक बार फिर समझा दूं, समझा रहा हूं, उतार लीजिए, समझाता हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो कलर थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी दिलीप, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो कलर थी जो आज हमने पढ़ी, उसमें डाउट है आपको, कलर में? अच्छा, बंद करना, माइक ऑन कीजिए दिलीप। कलर में क्या डाउट है प्लीज बताएं, बोलिए। अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी मिस हो गई है, कुछ नहीं है, कलर है जो अपन ने पहले भी सेट करा हुआ है, बता देता हूं मैं। आप लोगों ने लिख लिया, चलो आगे। 2 मिनट में कलर प्रॉपर्टी वापस बता रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स की मिस हो गई है। मैंने कहा था HTML में अगर आपको कलर सेट करना होता था तो अपन फॉन्ट यूज करते थे, CSS में कलर सेट करने के लिए हम कलर नाम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कलर नाम की प्रॉपर्टी कलर फॉन्ट का सेट करती है, बट वो आती टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंडर में है। कलर सेट करने के आपके पास 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप कलर का नाम लिख दें, जैसे अगर मुझे येलो कलर ही चाहिए तो मैं यहां येलो लिख सकता हूं, आप लोग भी बताएं। या मुझे डार्क ब्लू चाहिए, लिख सकता हूं डार्क ब्लू, लिख दिया, ये मेरे टेक्स्ट का कलर डार्क ब्लू हो गया। करेक्ट, रन करूंगा तो आप देख सकते हैं H1 का कलर डार्क ब्लू आना चाहिए। ये एक तरीका कलर सेट करने का। दूसरा तरीका, मेरे को डार्क ब्लू की जगह अगर पता हो तो मैं इसका हेक्स कोड लिख सकता हूं, या जो भी मुझे हेक्स कोड अपनी तरफ से देना है वो मैं यहां पर अलॉट कर सकता हूं।
तो मैंने कलर करा, यहां पर आपको VS कोड कलर के सारे नाम भी बताएगा जो भी आपको कलर चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने फिलहाल अपनी तरफ से एक रैंडम कलर उठाया, F7B088, राइट। ये मैंने कुछ कलर अपनी तरफ से दिया, तो ये कुछ रैंडम कलर बनेगा जो मेरे इस कॉम्बिनेशन से आ रहा होगा। आउटपुट में जाकर चेक करेंगे तो कुछ रेडिश टाइप, ऑरेंज टाइप आपको हेडिंग का कलर दिखेगा। तीसरा मैंने बोला था अगर यही करना है तो देयर इज अ थर्ड वे ऑल्सो, और वो है आप यहां लिख देंगे RGB, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और अपनी तरफ से कलर वैल्यूज देंगे। क्या कलर वैल्यूज दे सकते हैं? 0 to 255 दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने कह दिया 255 कॉमा 255 कॉमा 0, तो क्या होगा? तो 255 अगर रेड और ग्रीन की इंटेंसिटी बन जाए तो कलर बन जाएगा अपने आप में येलो। अच्छा, यहां एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अभी क्या होगा अगर 256 कर देंगे तो? क्या बोलते हैं आप? एनी गेसेस? क्या लग रहा है आपको? आप रेंज के बाहर निकल गए, 256 दे दिया आपने, वैल्यू है 255, तो ब्राउजर्स क्या करेंगे? हर वो वैल्यू जो 255 से ऊपर है उसे 255 मान लेंगे। हर वो वैल्यू जो 255 से ऊपर है उसे 255 मान लेंगे। अगर सब 255 है तो कलर व्हाइट हो गया, इसलिए टेक्स्ट इनविजिबल हो गया क्योंकि बैकग्राउंड भी व्हाइट है। इसी तरह से अगर आपने लिखा -1 एनी प्रेडिक्शंस? सेम बिहेवियर। अगर आपने नेगेटिव में रेंज क्रॉस कर दी तो जो मिनिमम वैल्यू है ब्राउजर्स इससे रिप्लेस कर देंगे। बट मैं फिर आपसे कहूंगा ये स्टैंडर्ड बिहेवियर नहीं है, दिस बिहेवियर माइट चेंज एट एनी टाइम। जैसे अब ये 000 है एंड दैट इज कलर कोड ऑफ ब्लैक, तो आप हेडिंग का कलर देखें आपको नजर आएगा ब्लैक। बट मैं फिर कहूंगा ये स्टैंडर्ड बिहेवियर नहीं है। ठीक है, तो अगर आप रेंज के अंदर रहते हैं तो जो आप देंगे वैसा कलर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 0,255,255, तो ये कलर आ गया ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन के साथ सियान, जिसे आप बोल सकते हैं, ये आपको कलर दिखेगा। ओके, ये बताया था मैंने। अब एक वैल्यू, एक फंक्शन और था, वो आप लोगों को पता करके आने को मैंने कहा था, और वो था RGBA। ए लिख देते हैं तो क्या होता है? तो एक तो हमें यहाँ एक चौथा आर्गुमेंट पास करना पड़ता है, वो चौथा आर्गुमेंट 0.0 से लेकर 1.0 के बीच में होता है। अब ये आप ढूंढ के आना क्या होता है 0.0 से और क्या होता है 1.0 से, याद से अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि अपन एग्जाम्पल्स फिर यूज करना स्टार्ट करते हैं। और ये सारी सारी चीजें बैकग्राउंड कलर पे भी एप्लीकेबल हैं। कौन सारी? ये कलर का नाम या हेक्स वैल्यू या RGB या RGBA। बैकग्राउंड कलर से बैकग्राउंड सेट होता है, कलर से टेक्स्ट का कलर होता है, तरीके दोनों में 4 एप्लीकेबल है। ठीक है, इतना बताया था मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो बात हो रही थी हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में। एग्जाम्पल हो गया आपका टेक्स्ट डेकोरेशन। अब बचता है नन, क्या करता है? तो जरा नन का इफेक्ट देखें, नन क्या कर रहा है। पहले तो हम नहीं लगाते हैं कोई CSS रूल सेट। क्या होने वाला है? कुछ नहीं, ये जो टेक्स्ट आएगा क्लिक हियर, इसका कलर या तो ब्लू और या तो पर्पल होगा, जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, और इसके नीचे एक अंडरलाइन होगी ब्लू पर्पल किस आधार पर? इस ब्राउजर की हिस्ट्री में sclive.in विजिटेड है या नहीं है। अगर है तो विजिटेड मानकर पर्पल, नहीं है तो अनविजिटेड मानकर ब्लू। वो हम कैसे चेंज करते हैं वो आगे आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं अंडरलाइन कैसे हटाते हैं। तो क्या वैसे अंडरलाइन हटी भी होती है? हाँ, होती है। बाय डिफॉल्ट नहीं, मैं कह रहा हूं वेबसाइट्स पे हटी रहती है। यस, आप जब किसी भी वेबसाइट का नैव बार देखते हैं, या आप गूगल पे आइए, वो जो आप देख रहे हैं कोने में जीमेल और इमेजेस, ये एंकर्स ही हैं, पर आपको देखने पे लग नहीं रहा होगा कि एंकर है। ये जो आप देख रहे हैं टेलीग्राम, माई मीटिंग, ये सब एंकर से बने हैं, पर लग नहीं रहा है कि एंकर है। क्यों? क्योंकि इन पे लगी हुई है CSS। पहली CSS जो इन पे लगी है वो इसके नीचे से, सबके नीचे से हटा रहा है अनलाइन। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है कि एंकर है? दो चीजों से, एक तो माउस का पॉइंटर जाकर हैंड बन जा रहा है, दूसरा यहाँ आ रहा है HREF। जो उस एंकर के HREF में होगा वो यहाँ पर आपको दिखा होगा कि ये यूट्यूब का एंकर है, वो टेलीग्राम का एंकर है, एंड सो ऑन। तो एंकर के नीचे से अंडरलाइन हटाना बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट होती है, करना बहुत आसान है। एंकर लीजिए, टेक्स्ट डेकोरेशन में कर दीजिए नन। आउटपुट देखिए, सेव नहीं करा है। अच्छा, एंकर को अनकमेंट कर देते हैं, सेव कीजिए एंड सी। अब अनलेस एंड
टिल आप यहाँ माउस का पॉइंटर लाए, आपको नहीं पता चलेगा कि ये नॉर्मल टेक्स्ट का कलर पर्पल करा हुआ है या बाकी नहीं है, कोई एंकर टैग है, जबकि एक एंकर है। आप ये भी चाहेंगे कि हम लाए तो इसके नीचे अंडरलाइन हो, माउस का पॉइंटर लाए तो अंडरलाइन आए, जैसे जीमेल पे हो रहा था, वो भी आप करेंगे यूजिंग एंकर सीएसएस। अभी हम एंकर की सीएसएस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम टेक्स्ट की सीएसएस पढ़ रहे हैं। एंकर की सीएसएस क्या क्या करवा देगी? एंकर की सीएसएस माउस का पॉइंटर आने पर अंडरलाइन ले आएगी और कहेंगे तो अंडरलाइन हटा देगी। एंकर की सीएसएस ये भी कर देगी कि जो डिफॉल्ट कलर है इसको आप चेंज कर पाए। बाय द वे ये कैसे करते थे आप एचटीएमएल में? बॉडी के एट्रीब्यूट से करते थे, एक का नाम हुआ करता था अलाइन, एक का नाम हुआ करता था वी अलाइन, उसी की जगह सीएसएस ने एंकर की दी है कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये वाला भी उतार लीजिए, 1.0 फॉर ओपेक एंड लेस देन 0.0 इक्वल टू 0.0, लेस देन तो कुछ बचा ही नहीं हर्ष, 0.0 इज द मिनिमम वैल्यू जो आप ओपेसिटी के लिए दे सकते हैं एंड 1.0 इज द मैक्सिमम वैल्यू। करते हैं, आप लोग डिस्कस कर लो, एक बार चेक कर लो, फिर अपन करते हैं क्लास में इसको डिस्कस। फिलहाल एंकर का नन उतार लीजिए, टाइटल डाल लीजिएगा टू रिमूव अंडरलाइन फ्रॉम एंकर, टू रिमूव अंडरलाइन फ्रॉम एंकर। टू रिमूव अंडरलाइन फ्रॉम एंकर। हो गया? लिखिए, लिख लिया हो तो अगला, टेक्स्ट डैश इंडेंट, टेक्स्ट डैश इंडेंट, टेक्स्ट डैश इंडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 4, टेक्स्ट डैश इंडेंट। बोलूं? नंबर 1, दिस प्रॉपर्टी सेट्स द इंडेंटेशन ऑफ, क्या? इंडेंटेशन ऑफ क्या? फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट। पैराग्राफ में 4-5 लाइनें होंगी, ये सिर्फ पहली लाइन का इंडेंटेशन कंट्रोल करेगा। सो दिस प्रॉपर्टी सेट्स द इंडेंटेशन ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट। नंबर 2 लिखा, नंबर 2, दिस इज डन बाय इंसर्टिंग अ ब्लैंक स्पेस बिफोर द फर्स्ट वर्ड। This is done by inserting a blank space before the first word. Number 3, possible values can be in percentage or pixels or en. Possible values can be in percentage, percent का symbol, comma, pixel और en. एग्जाम्पल, थ्योरी हो गई? बताओ, चेंज करूं? आप लोगों ने लिख लिया? एग्जाम्पल क्या हो रहा है बताएं? टेक्स्ट इंडेंट 100 पे, पहले तो ये देखिए बिना इसके क्या हो रहा है, बिना इसके पैराग्राफ की हर लाइन, बोलिए बोलिए, हर लाइन लेफ्ट अलाइंड आएगी, तो वो आ भी रही होगी। W ऑफ V, गोल का G और ट्रेनिंग का T, सब के सब लेफ्ट अलाइंड है। अब आप इस प्रॉपर्टी को अनकमेंट कीजिए एंड सी द डिफरेंस। अब फर्स्ट वर्ड क्या था? V के पहले 100 पिक्सल का आ जाएगा 11, गॉट इट? बाकी जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो जैसे इंग्लिश में पैराग्राफ आता है, ये कुछ वैसा है। उतार लीजिए फटाफट एग्जाम्पल, नथिंग स्पेशल। HTML नहीं दे रहा हूं क्योंकि HTML सिंपल है इसकी।
कोई बात नहीं निखिल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अब ले लेते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा प्रॉपर्टीज का, अब ले लेते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। हो गया, चलें आगे। लिखिए अब अगला, टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म, क्या सुना आपने, क्या करता होगा ये? टेक्स्ट का केस सेट करता है। केस माने अपर केस, लोअर केस और एक तीसरा भी है, उसका नाम है कैपिटलाइज। क्या करता होगा? नहीं, पूरी लाइन एज इट इज रख के सिर्फ पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देता है। पूरी लाइन एज इट इज रख के, सारे लेटर एज इट इज रख के, एज इट इज माने जैसे आपने दिए हैं वैसा ही रखकर सिर्फ पहला लेटर अपर केस कर देता है। लिखिए, टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म। दिस प्रॉपर्टी allows us to set cases for the text. This property allows us to set cases for the text. This property allows us to set cases for the text. Possible values are, number 2, possible values are upper case, single word है, बीच में कोई गैप नहीं है, upper case, comma, lower case, सेकेंड वैल्यू है लोअर केस, कॉमा, कैपिटलाइज ZE। हो गया, एग्जाम्पल में आऊं, कैपिटलाइज, एग्जाम्पल पे आ जाऊं, हो गया। देखिए, पहचानिए यार क्या हो रहा है अपर से और क्या हो रहा है लोअर से। H1 का पूरा टेक्स्ट कैपिटल आएगा, H2 का पूरा सॉरी H3 का पूरा टेक्स्ट लोअर आएगा, H2 में आपने बोला है कैपिटलाइज, और मैंने जानबूझ के आड़ा तिरछा टेक्स्ट भी लिखा है। क्या करेगा कैपिटलाइज? जो उसे करना है वो ऑलरेडी टी पे हो चुका है ना। दिस का जो टी है वो रखेगा कैपिटल, बाकी जैसे थे उन्हें वैसे ही छोड़ देगा। तो मतलब इसका असर देखने के लिए इसको स्मॉल कर दें, है ना, तब कुछ सेंस बनेगा। रन कीजिए, नोटिस करिए, हर वर्ड का जो पहला लेटर आपको दिख रहा है वो दिख रहा है कैपिटल, लेकिन बाकी लेटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। हेडिंग का H बड़ा है, दिस का T बड़ा है, इसका I बड़ा है, हेडिंग का सिर्फ H बड़ा है, EA आपने छोटे दिए हैं इसलिए छोटे हैं, DIN नोटिस करिए आपने कैपिटल दिया है इसलिए कैपिटल है। सो कैपिटलाइज कन्वर्ट्स फर्स्ट लेटर टू अपर केस, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड। लिखिए, H3 का A स्मॉल आ रहा है, H3 का A स्मॉल आ रहा है, हाँ तो पूरा H3 लोअर केस है ना, राइट, तो वो पूरा स्मॉल ही आएगा, पूरा ही स्मॉल आ रहा है, खाली ए ही दिखा आपको, पूरा ही स्मॉल आ रहा है, दिस भी स्मॉल है, इस भी है ना। अफरोज CSS कॉपी कर दो बस। हो गया, चलें आगे। लेटर डैश स्पेसिंग, अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, लेटर डैश स्पेसिंग। लिखिए, दिस प्रॉपर्टी अलाउज अस टू सेट
letter dash spacing. This property allows us to set extra spacing. This property allows us to set extra spacing between क्या? Two letters. Between two letters. Number two, its values can be in pixels or EM, and even negative. अब नेगेटिव से क्या होगा ये देखने की जरूरत है। एग्जाम्पल पे आए तो एग्जाम्पल, और आप एक्सप्लेन कर सके तो बहुत बढ़िया। H1 में मैंने बोला है लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल, पैराग्राफ में मैंने बोला है लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल। सिंपल है। क्या होगा? अच्छा नहीं दूंगा तो क्या होगा? कुछ भी ना दूं तो बाय डिफॉल्ट 0 पिक्सल्स होती है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आउटपुट आपको नॉर्मल दिखेगा जैसा दिखना चाहिए। आप स्किल्ड को ही लीजिए, आप स्किल्ड के जितने भी लेटर्स हैं जैसे के और आई बीच में कोई गैप नहीं है, आई और एल बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। इन गैप्स को कंट्रोल करना है तो आप यूज करेंगे लेटर स्पेसिंग। मैंने बोल दिया पैराग्राफ के हर 2 लेटर के बीच में 10 पिक्सल का गैप दो, हेडिंग के हर 2 लेटर के बीच में 3 पिक्सल का गैप दो। ये आपको टेक्स्ट दिखेगा। ये जनरली आपको ग्रीटिंग कार्ड्स वाली वेबसाइट्स पे दिखता होगा, राइट। ऐसा टेक्स्ट अगर आप चाहते हैं तो आप इससे कंट्रोल करें। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज आप इसको नेगेटिव कर सकते हैं। नेगेटिव जैसे मैंने कह दिया -3 पिक्सल, क्या होगा? ये 3 पिक्सल और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। आपस में जो गैप है वो 3 पिक्सल और लेफ्ट पे हो जाएगा। तो आप नोटिस करिए लेटर्स बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे। और अगर आपने और ये गैपिंग बढ़ाई, 3 की जगह 13 कर दिया, चढ़ी जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, राइट। तो इतना ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप माइनस में जैसे कि 6 तक जाएं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। चेक करिए, बिल्कुल ही कोलाइड कर लेंगी इनकी बेस लाइन्स। जैसे कंप्यूटर में चेक करिए, जैसे पेन की इंक लीक कर रही हो, कुछ ऐसा। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। बहुत कम चीजें हैं जो CSS में नेगेटिव हो सकती हैं, लेटर स्पेसिंग उनमें से एक है। जी बिल्कुल स्वदेश, ओवरलैप कर जाएंगे, और ओवरलैप आप जितना करेंगे उस हिसाब से करते जाएंगे जितना पिक्सल आप देते जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको वापस नॉर्मल पे ले आता हूं। 3 पिक्सल्स उतारिए। दिस इज लेटर स्पेसिंग। हो गया। अब एक आखिरी प्रॉपर्टी, उसमें थोड़ा सा चैलेंज, उस चैलेंज पे क्लास रोकता हूं और वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर है। लिखिए लाइन हाइट। लाइन हाइट वर्ड स्पेसिंग लेंगे लास्ट में, लाइन हाइट लीजिए क्योंकि ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। क्या लगता है आपको? नाम सुनकर क्या लग रहा होगा? क्या करती है ये? लाइन हाइट 2 करस्पॉन्डिंग लाइंस के बीच की हाइट को कंट्रोल करती है ना। अच्छा लिख लीजिए पहले लाइन हाइट। नंबर 1, दिस प्रॉपर्टी allows us control height between और vertical gap between, height की जगह vertical gap लिखिए, vertical gap between 2 lines, vertical gap between 2 lines to control vertical gap between 2 lines, ठीक है। कुछ बाय डिफॉल्ट गैप आ रहा है, ध्यान ना दिया हो तो दीजिए जरा।
कोई भी एग्जांपल रन करिए, जैसे यही रन कर लीजिए। कुछ गैप आ रहा है पैराग्राफ की 2 लाइनों के बीच में? आ रहा है? हाईली और प्रोफेशनल, स्किल्ड और हु, आ रहा है? ये गैप है बाय डिफॉल्ट 1.2 का। लिखिए पॉइंट नंबर 2, बाय डिफॉल्ट दिस गैप इज 1.2। बाय डिफॉल्ट दिस गैप इज 1.2। Number 3, its possible values are percentage, pixels, EMs or unitless numbers. Its possible values are percentage, pixel, EM और unitless numbers। कितनी तरह से? 4 तरह से आप वैल्यू दे सकते हैं। यूनिटलेस समझ रहे हैं? सिर्फ आपने लिख दिया लाइन हाइट 10, ना बताया पीएक्स, ना बताया ईएम, ना बताया परसेंटेज, खाली 10 बोल दिया। तो आपको पता करके आना है ये खाली नंबर बोलने से क्या होता है ना? पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा दूं ताकि आप थोड़ा सही डायरेक्शन में सोचें। तो ये लाइन हाइट है। अभी मैंने बोल दिया पैराग्राफ के लिए लाइन हाइट कुछ मत रखो, ठीक है? रन कीजिए। मेरे पास 2 पैराग्राफ से 1 और 2 दोनों आप देखेंगे 1.2 के गैप पे आ रहे हैं, है ना? मैंने कुछ लाइन हाइट के लिए बोला नहीं है। अगर मैं कहता हूं जो, पहले तो बताइए इस लाइन का मतलब क्या है? P.2 वो पैराग्राफ जिसका क्लास 2 है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, वो पैराग्राफ जिसका क्लास 2 है, उसकी लाइन हाइट कर दीजिए 2 EM, ठीक है? 1 EM इज 16 पिक्सल, 1 EM इज 16 पिक्सल। तो मैंने बोल दिया 2 EM कर दीजिए। कुछ फर्क पड़ा? यस, सेकंड पैराग्राफ की लाइन हाइट बढ़ गई। नाउ अगर मैं यहां ये लिखता हूं, कौन है ये? यूनिटलेस नंबर। बोलिए बोलिए बोलिए। सेम, कुछ नहीं है डबल, सेम ही तो है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको पैरेलल ओपन करके रखते हैं और VS कोड में इसको चेंज करता हूं मैं, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ये हमारा कोड, ठीक है? ये हमारी HTML फाइल और ये हमारी आउटपुट विंडो। बस, ठीक है? अब नोटिस करिए नीचे वाले पैराग्राफ पे ध्यान रखिएगा। अभी क्या है? 2, तो गैप ऐसा आ रहा है। 2 EM कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आपको पता करके आना है कुछ होता भी है कि नहीं फर्क, EM बोलने और ना बोलने में, मतलब यूनिट देने और ना देने में कोई फर्क है? हालांकि आप पिक्सल बोलेंगे तो आपको फर्क दिखेगा। क्या बोला मैंने? 2 पिक्सल, कुछ दिखा? राइट। 2%, कुछ तो हो रहा है, भले कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर मैं सिर्फ 2 लिखता हूं तो जो हो रहा है, और 2 EM लिखता हूं तो जो हो रहा है उसका इफेक्ट सेम है, तो क्या ये मान लिया जाए EM बोलना और कुछ नहीं बोलना एक ही बात है? कुछ तो होगा, वरना आपको ढूंढने को नहीं बोलता मैं। तो बस यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ढूंढ के आइएगा EM बोलने और नहीं बोलने में क्या फर्क है। डिफॉल्ट यूनिट EM है? नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है, कुछ और है। हाँ क्या है? क्लास का, इनकी क्लास कब है अगली? तुमको खुद ही नहीं मालूम है। टेलीग्राम चेक कर लीजिएगा, अगली क्लास का टाइमिंग टेलीग्राम में आ जाएगा।